बंगाल का मालदा, जहां कभी आम की मिठास की बात होती थी, मैंगो यानी आम, आज वहीं से सियासत की सबसे कड़वी कहानी निकलकर सामने आई है। मालदा का बंधक प्लान क्या बदलने वाला है? बंगाल चुनाव का रुझान, ये सबसे बड़ी बहस छिड़ गई है। मुस्लिम वोट पर कब्जे की लड़ाई अब कैसे मालदा फ्रंट पर शिफ्ट हो गई है। एआईएमआईएम और आईएसएफ नेताओं की गिरफ्तारी और ममता बनर्जी के सीआईडी वाले एक्शन के बाद मालदा बंगाल के चुनावी दंगल का टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया है। इस कथित मास्टरमाइंड का एक वीडियो भी, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे बवाल का, वो आजकल एक वीडियो वायरल है, जो कि इस बवाल की बड़ी वजह माना जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही कि उनकी सीआईडी ने इस मास्टरमाइंड को पकड़ा है। मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मामला बहुत गर्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने पूरे केस की जांच, मैंने आपको याद होगा कल बताई थी कि सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन बाद में इस मामले को एनआईए को सीधे तौर पर सौंप दिया है। बंगाल पहुंचकर एनआईए ने प्रारंभिक जांच भी शुरू कर दी है। एनआईए में आईजी सोनिया सिंह की अगुवाई में एक टीम मालदा के असली मुजरिमों को एक्सपोज करने में जुटी है। अब तक 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो कुछ भीड़भाड़ ने हंगामा किया था उस पूरे मामले में, इस 35 लोगों में फुरफुरा शरीफ वाली पार्टी आईएसएफ के साथ साथ एआईएमआईएम का कनेक्शन भी जुड़ रहा है। एआईएमआईएम नेता मुफक्किरुल इस्लाम का नाम इस बंधक कांड के मुख्य आरोपी के तौर पर अब सामने आया है, जो इस वक्त आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। मुफक्किरुल इस्लाम का ये वीडियो उस वक्त का है जब उसे बागडोर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। मुफक्किरुल इस्लाम पेशे से वकील है, कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। बताया जा रहा है कि वो भागने की फिराक में था, इसीलिए एयरपोर्ट पर था। लेकिन मालदा बवाल के 48 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से धर दबोचा। मुफक्किरुल इस्लाम पर आरोप है कि उसने ही कलियाचक में एसआईआर के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों को उकसाया, भड़काया। 2021 के विधानसभा चुनाव में ये व्यक्ति यानी मुफक्किरुल इस्लाम, एआईएमआईएम ने इसको अपना उम्मीदवार बनाया था। एआईएमआईएम के टिकट पर ये उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। पिछले चुनाव में इसको हार मिल गई थी। इस वक्त इसका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आने के बाद एआईएमआईएम पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने क्या सफाई दी है, वो भी आप सुन लीजिए। इस्लाम साहब 2021 में हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। वो एमएलए का इलेक्शन लड़े थे इटाहर उत्तर दिनाजपुर से। उसके बाद जब मुझे सदारत मिली, एसआर साहब ने सदारत दी मुझे 2025 में पार्टी प्रेसिडेंट बनाया वेस्ट बंगाल का, तो वो मुझसे आके मिले। तो उन्होंने सवाल भी किया कि आप एक्टिव रहे। बोले मैं अपने कारोबार बिजी हूँ, कि वो देश के दूसरे राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में सब जगह जाकर अपने वो कोर्ट के केसेस देखते हैं। वो बिजी थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं बिजी हूँ, तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं। तो ये हमारी पार्टी में थे पहले, वो रिज़ाइन भी नहीं किए, हम दोनों निकाला नहीं, बट वो पार्टी में एक्टिव नहीं किए। आपने पूरा मामला समझ लिया। मालदा में जो कुछ चल रहा है बीते 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। दरअसल ये है क्या कहानी, इस मैप के जरिए आपको हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। मालदा के कालियाचक को बहुत करीब से जानते हैं। इस इलाके का ये इलाका काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। कालियाचक है कहाँ? ये देखिए, ये गंगा नदी बह रही है, इस तरफ बांग्लादेश है और ये भारत का हिस्सा है। भारत में भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, और पश्चिम बंगाल में ये जो टिप है आपको इलाका दिख रही है मालदा, ये मालदा है, इसमें एक कालियाचक का इलाका है। तो कालियाचक से जो सीमा है या जो गंगा है, जहाँ तक बॉर्डर है, ये बहुत दूर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पास दिखाई देता है। मालदा ज़िले में आता है। 172 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है, बांग्लादेश से जुड़ता है। कालियाचक के अलग अलग हिस्सों से बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी लगभग 10 से 25 किलोमीटर के बीच की है। कालियाचक के सामने बांग्लादेश में चपाई नवाबगंज का ज़िला आता है। ये जो इलाका है, चपाई नवाबगंज का इलाका आता है, जो राजशाही डिवीज़न में पड़ता है। बीच में गंगा नदी दोनों मुल्कों के बीच सीमा बनाती है, जिससे ये इलाका रिवराइन बॉर्डर बन जाता है। और गंगा नदी के रास्ते घुसपैठ की घटनाएं यहाँ पर अक्सर होती हैं, और यहाँ से लोगों की भी तस्करी होती है, जानवरों की भी होती है, और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इलाका इसीलिए इसको कहा जाता है। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में घुसपैठिए वोटर बन चुके हैं, जिनका एसआईआर के जरिए सफाई की गई है, और वोटर लिस्ट से नाम कटने का तनाव चुनाव से पहले चरम पर अब दिखने लगा है। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये बात है नासिक के उस भोंदू बाबा की, जो लोगों को भुजंग आसन दिखाकर करोड़ों की वसूली करता था। रेप के आरोप में गिरफ्तार भोंदू बाबा के नाम से वायरल अशोक खरात के बारे में सुनकर पूरा देश पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहा है, परेशान है कि आखिरकार एक व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों को कैसे बुद्धू बना रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था। मराठी में भोंदू का मतलब कोई कम दिमाग का या सीधा साधा या इस तरह का शब्द नहीं है। मराठी में भोंदू का मतलब होता है पाखंडी, कपटी,
धोखेबाज, ये व्यक्ति वो था, इसीलिए उसको भोदू बाबा कह रहे हैं। अब इस फर्जी बाबा के केस में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस वाले हैरान हैं। इस बार जांच में सामने आया कि अशोक खरात के पास एक 20 फीट लंबा आर्टिफिशियल नकली सांप था जो रिमोट से चलता था। अशोक खरात इस सांप का इस्तेमाल अपनी कथित अलौकिक शक्तियों का विश्वास दिलाने के लिए करता था। कई लोगों को आरोप है कि अशोक खरात इस सांप को नाग देवता बताकर डराता था और पूजा करवाने के नाम पर मोटे पैसे ऐंठता था। अब पूरा मामला समझते हैं। क्या है ये सांप का मामला? अशोक खरात के नकली सांप को लेकर बहुत से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अशोक खरात के भक्तों को असली और नकली सांप में फर्क नजर न आए। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि नकली सांप का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल कल 2 अप्रैल को अशोक खरात के खिलाफ पुणे के बड़ों कारोबारी ने एक शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। इसमें आरोप लगा कि विदेश में बिजनेस सफल कराने के लिए अशोक खरात अवतार पूजा करवाता था। इस दौरान अशोक नकली सांप दिखाकर नाग देवता की पूजा करवाता था। अशोक खरात ने कारोबारी से यह भी कहा कि पारस शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे 21 देशों की यात्रा करनी होगी। अगर ये यात्रा नहीं की गई तो नाग देवता नाराज होकर डस सकते हैं। इस मृत्यु के भय से कारण से कारोबारी ने अशोक खरात को कई देशों में अपने साथ घुमाया और यात्रा का पूरा खर्चा उठाया। इस पूरे मामले में कारोबारी ने फर्जी बाबा अशोक खरात पर 5 करोड़ रुपए वसूलने का भी आरोप लगाया है। पहले परिवार बचाने के नाम पर महिलाओं के साथ रेप का खुलासा और अब नकली सांप से डराकर करोड़ों की वसूली। नाग पूजा के नाम पर इस भोंदू बाबा ने ऐसा खेल रचा कि लोगों की जेब साफ कर दी। खुद को गॉडमैन बताने वाले नासिक के अशोक खरात के इन खुलासों को सुनकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नकली सांप से असली वसूली कर ली जाए? क्योंकि नकली और असली सांप में फर्क दिखने लगता है। इस सवाल के जवाब में पीड़ितों का कहना है कि अशोक खरात नकली सांप का इस्तेमाल अंधेरे में करता था, जिसमें पीड़ितों को पता नहीं चल पाता था कि सांप असली है या फिर नकली। इस दौरान अशोक खरात बड़ी चालाकी से हाथ में रिमोट लेकर सांप में हलचल करवाता था ताकि नकली सांप के असली होने का भ्रम बना रहे। इतना ही नहीं, लोगों को डराने के लिए अशोक खरात सांप के नाराज होने और डसने तक की धमकी देता था, जिससे लोग नकली सांप को असली नाग देवता समझकर मुंह मांगी कीमत दे देते थे। विदेश यात्रा करने के लिए अशोक खरात ने पुणे के कारोबारी को यह झांसा भी दिया था कि उसे अवतार पूजा के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों से ऊर्जा बटोरनी होगी। इसके लिए उसे म्यांमार, ग्रीनलैंड और अमेरिका तक की यात्राएं करवाई गई। अब सोशल मीडिया पर अशोक खरात की विदेश यात्राओं की कई तस्वीरें वायरल हो गई, जिसमें वो इन यात्राओं का आनंद लेते हुए दिखाई देता है। इन तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं कि एक नकली सांप ने दुनिया की सैर करवा दी है। अशोक खरात की इस फर्जी अवतार पूजा पर लोगों को इसलिए भी भरोसा होता चला गया क्योंकि इसके यहाँ बड़े बड़े वीआईपी और सेलिब्रिटीज पूजा करने के लिए आते थे। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है, इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब दिखाई दे रहे हैं, जो अशोक खरात के एक आश्रम में पूजा करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर पुरानी है। इसमें काले रंग की जैकेट पहने हुए अशोक खरात भी खड़ा दिखाई देता है। अशोक खरात लोगों से यह दावा करता था कि उसके यहाँ पूजा करने से बड़े बड़े की लोगों की किस्मत चमक गई है। बहुत से लोग इस झांसे में आ भी जाते थे और इस भोंदू बाबा का शिकार बन जाया करते थे। अशोक खरात के चक्कर में महाराष्ट्र के कई नेताओं पर संकट के बादल भी मंडराए हैं। इसमें एक नाम है एनसीपी की महिला नेता रूपाली चाकणकर का। कुछ दिनों पहले रूपाली को महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन अब उनसे एनसीपी की महिला शाखा के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा ले लिया गया है। ये रूपाली के लिए दूसरा बड़ा झटका है इस मामले में। दरअसल अशोक खरात से करीबी रिश्तों के आरोप से विपक्ष लगातार हमले कर रहा था। ऐसे में पार्टी की छवि बचाने के लिए रूपाली चाकणकर को इस्तीफे देने पड़े। एक पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब बुरा समय आता है तो बुद्धि गलत दिशा में काम करने लगती है। अशोक खरात केस में भी यही हुआ है। एक 10वीं फेल फर्जी बाबा के झांसे में कई पढ़ी लिखी महिलाएं आई, कई पुरुष भी आए, जिन्होंने अशोक खरात पर महिलाओं ने रेप के आरोप लगाए, यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। अशोक खरात के खिलाफ ठगी और रेप से जुड़े 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। 58 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप्स अब तक सामने आई हैं।
अब तक 100 से ज्यादा महिलाओं ने एसआईटी से फोन पर अशोक खरात के खिलाफ शिकायत की है। आरोप है कि अशोक खरात शुद्धिकरण और तांत्रिक उपायों के नाम पर महिलाओं को फंसाता था। इसमें वो पहला शिकार उन महिलाओं को बनाता था जो पति की बीमारी, पारिवारिक विवाद या संतान की चाह रखने के लिए उसके चक्कर काटती थी। अशोक खरात केस में एक बड़ी खबर और सामने आई है। नासिक पुलिस ने अशोक खरात के खिलाफ ठगी की एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। अशोक के खिलाफ अब 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें 8 एफआईआर रेप और 3 एफआईआर ठगी और 1 एफआईआर दूसरे मामले में दर्ज हुई। पिछले 10-12 साल में अशोक खरात ने करीब 1500 करोड़ रुपए का बेनामी साम्राज्य भी खड़ा कर लिया है। इसीलिए अब एसआईटी खरात की काली कमाई की जांच कर रही है। इसमें पुलिस ने अहिल्या नगर की एक ग्रामीण बैंक समता पंथ संस्था, जिसकी ये नेता थे, मुखिया थे, इसका नाम भी था समता पंथ संस्था, के करीब 100 खातों पर रोक लगा दी है। ये खाते अशोक खरात से सीधे तौर पर जुड़े पाए गए हैं। साल 2021 से अब तक करीब 60 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए। इनमें से ज्यादातर खातों में नॉमिनी के रूप में अशोक खरात का नाम सामने आया है। पुलिस को इस बात का शक है कि अशोक खरात खातों के जरिए ब्लैकमेलिंग की रकम लिया करता था। इस पूरे केस से यह भी समझना चाहिए कि आपके दुख, परेशानी और संकट का इलाज किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। अगर आप परिस्थिति से परेशान होने की बजाय मन स्थिति पर काम करेंगे तो हर समस्या का सामना डटकर कर सकते हैं, वरना अशोक खरात जैसे लोग तो मौके का फायदा उठाते ही हैं।